वेलकम टू आवर कैरियर एजुकेशन। बच्चों, आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आज हम इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि वाई ग्रुप का जो सिलेबस है वो काफ़ी सूक्ष्म है, काफ़ी कम है, बट उसे क्लियर नहीं समझ में आता है कौन कितने नंबर का आता है ना। तो आज हम लोग वाई ग्रुप के बारे में एक एक डिटेल समझेंगे कि क्या है उसका सिलेबस और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए देखिएगा ध्यान से। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ग्रुप वाई सिलेबस। बच्चे, यहाँ पर हमारे पास टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 क्वेश्चंस में हम लोग देख पाते हैं कि इंग्लिश जो होता है वो 20 नंबर्स का होता है। रीजनिंग जो होता है वो गेस किया जाता है कि लगभग 11 से लेके 14 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कभी भी कम ज़्यादा होते रहते हैं। मैथ्स जो होता है वो 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से जीके, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जो होता है मिला करके वो 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब जो 30 नंबर आता है वो रागा होता है रीजनिंग और जीके का, और 30 नंबर में रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके। 30 नंबर में रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके होता है और इंग्लिश 20 नंबर्स की होती है। बच्चे, एक एक सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और कंप्लीट इस वीडियो को देखें। और मैं आपको बताऊंगा, इस बार का सिलेबस आपने देखा होगा कि जो अभी जो कट ऑफ आई है, उसका जो रिटेन का वाई ग्रुप का जो कट ऑफ गया है वो 29.5 गया हुआ है ना। बेहद आसान है, जो 60% के अबव है। आप देख पा रहे हैं, बहुत आसान है। हम इसको बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। आइए एक एक डिटेल्स में समझते हैं। बच्चे, इसमें 10+2 लेवल जो बच्चा इंटर पास आउट है वो इसमें फुलफ़िल कर सकता है, फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। साल में ये 2 बार वैकेंसीज़ आती है, कोई भी बच्चा इसको डर सकता है। अंग्रेजी से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजी में केवल 50% होना अनिवार्य है। इसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, इसका रिटर्न दें। सिलेबस को आप एक बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं अंत में इसकी डिटेल्स भी और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए, पहला इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के कई सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बच्चे, जो पैसेज आता है, आपने हाई स्कूल इंटर लेवल पे पैसेज को सॉल्व किया था, यहाँ पर भी वही पैसेज आता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द क्वेश्चन विल बी सेंट, है ना। यहाँ पर क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। उसी पैसेज के अनुसार आपको उसके उत्तर देने होते हैं। बच्चे देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, है ना। पहली चीज़ तो ये कि पैसेज को हमको कंप्लीटली बेहतर तरीके से समझना आना चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा अंग्रेजी आए, बट हमको ये हो कि, और पैसेज भी बहुत नॉर्मली पैसेज आते हैं जिनको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और उसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके नीचे अंडरलाइन लिखे होते हैं। अंडरलाइन मतलब उसकी मीनिंग्स भी बतानी होती है। ठीक है, टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वोकेबुलरी, मतलब आपको सर्वप्रथम उसकी क्या होनी चाहिए, कम से कम मीनिंग आनी चाहिए, ताकि हम पैसेज को क्या कर पाएँ, कंप्लीटली समझ पाएँ। ठीक है, उसके 4 ऑप्शंस भी होते हैं, तो ताकि हम ऑप्शंस को बता पाएँ। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, पैसेज में बच्चे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आपको छांटना होगा, अलग करना होगा। 4 में से कोई एक आंसर होगा, है ना। जबकि आपने इंटर हाई स्कूल में आपने क्या किया था, वहाँ तो हम लोग लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे ध्यान रखिएगा, आपको पैसेज में से, ऑप्शन में से आपको टिक करना होगा। इसके बाद हमारे पास एक ग्रामर का पोर्शन आता है। ग्रामर में देखिए क्या क्या आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आप इससे अवगत होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के फॉर्म आपको आने चाहिए, है ना। इसी तरह से सीक्वेंस ऑफ टेंस, आपको टेंस की क्लैरिटी होनी चाहिए। टेंस हमारे पास कौन कौन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना, उनके बारे में आपको डिटेल से अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो आप उसको क्लियर करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंसेस को चेंज करना, अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को, है ना। तो जो ये चेंजेस होते हैं ना, उनको आना चाहिए, और ये बेहतर तरीके से आप हाई स्कूल इंटर लेवल पे बेहतर पढ़ के आते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल आपको एक बार इसे फोकस करने की ज़रूरत है। बच्चे, और देखेंगे नेक्स्ट, इसकी नेक्स्ट लाइन में देखेंगे। देखिए, ग्रामर में और क्या क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड आएगा। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड एज अ हम पार्ट ऑफ स्पीच समझ सकते हैं। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना। डिटर्मिनेशन, हाँ, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्रीपोजिशंस, है ना। अब
प्रीपोजिशन में आप जानते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, एक है ना। तो जो प्रीपोजिशन होती है वो कंपलसरी है, ये फिक्स क्वेश्चन से जो आपके पेपर में आते ही हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस, इसका पैटर्न फिक्स है। अगर आप देखेंगे आगे के वीडियो में हम इस पर कंप्लीट बताएंगे भी किस तरह से सवाल आए हुए हैं, और उस तरह के बुक्स भी हैं, बहुत सारी बुक्स हैं इसकी, जिसको अगर आप उस बुक्स को केवल आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी कंप्लीट हो जाती है आपका, मतलब आप 20 में 19 क्वेश्चंस तो आराम से कर सकते हैं, या 20 के 20 कर सकते हैं, ठीक है। उसी बुक से सवाल बार बार रिपीट हो जाते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि सवाल का अपना एक पैटर्न है, उसी पे आता रहता है, ठीक है। नाउन एंड प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीटली हमको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ग्रामर में और क्या आते हैं, मॉडल्स आते हैं, कंजक्शन आते हैं, क्लास, है ना, एडवर्ब क्लास, है ना, कंडीशन, टाइम एंड रिलेटिव क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारे ग्रामर्स के पॉइंट्स को टीचर्स आपको समझाए होंगे। इंटर में भी बहुत अच्छे से था, हाई स्कूल में भी बेहतर तरीके से था, और मैं आगे चल के कुछ बुक्स आपको प्रेफर करूँगा जिससे आप बेहतर तरीके से इन सब के बारे में डिटेल से जान सकते हो, और इसके बारे में आप घर रह करके भी तैयारी कर सकते हो। और गाँव दूर दराज कहीं पर भी बैठा हुआ बच्चा, नेवी और एयरफोर्स के इंग्लिश का सिलेबस सेम है। नेवी और एयरफोर्स, एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, नेवी एसएसआर हो, नेवी, ठीक है, और चाहे आर्टिफिशियल अप्रेंटिस हो, उन सब में सिलेबस सेम है, ठीक है। इंग्लिश का सिलेबस सेम है, आप केवल बेहतर तरीके से एक बार कंप्लीट करें। और क्या बच्चे आता है, देखो वोकैब हमारे पास बचता है। वोकैब में आप ध्यान से देखिएगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग, है ना, एरर जो होता है एक पर से देखेंगे, है ना, इडियम फ्रेजेस, वेरी सिंपल, ठीक है। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट सिलेबस, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, एनीवे जो भी आप तैयारी कर रहे हो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा सिलेबस क्लियर होता है बच्चे, तो हम उस चीज़ को टारगेट कर पाते हैं, उस टारगेट जिससे हम पाना चाहते हैं, कम से कम उसका सिलेबस तो क्लियर हो, मुझे पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं बच्चे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या आने वाला है, और आपको यही पढ़ के जाना है, इसके अलावा 1% की कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं आने वाली है। और देखिए नरेशन, आप जानते हैं बचपन से करते हुए आए हैं, मतलब कि आप नरेशन करते हुए आए हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आना है, कमांड ऑफ रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, है ना, क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ, तो मतलब कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक सवाल या 2 सवाल इसके आना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। दूसरे हम लोग फॉर्म में जाएंगे, देखेंगे ध्यान से, ये देखिए, हाँ यहाँ पर देखिएगा एक्टिव पैसिव। बच्चे एक्टिव पैसिव सबको आते हैं, लेकिन थोड़े से यहाँ पर क्या होते हैं, थोड़े से स्पेशल टाइप के कई बार क्वेश्चंस आते हैं, और वो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, है ना, तो उनको भी बेहतर तरीके से आपको देखने की ज़रूरत है। देखिएगा क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो चेंजेस हैं, देखिए चेंजेस रिक्वायरमेंट अंडर द ईच टेंशन, है ना, यहाँ पर देखिए अदर, है ना, कंडीशंस फॉर ट्रांसफॉर्म एक्टिव एंड, ठीक है। तो ये आप अगर देख पा रहे होंगे तो बेहतर तरीके से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हाँ ये देखिए, तो इस प्रकार से हम लोग, ये पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस रहा। इतनी सारी चीज़ें, अगर जंबल सेंटेंसेस भी होते हैं, है ना, कई बार, तो ये इस तरह के मॉडल, एक्सिलरीज जो होती है, इन्फिनिटीज जो होती हैं, पार्टिसिपल, ठीक है, जो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं बच्चे, मैंने बता दिया आपको इंग्लिश में। और देखिए इसमें क्या क्या सिलेबस है हमारे पास। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रीजनिंग। बच्चे रीजनिंग आपको पता है कि हमारे पास एयरफोर्स का जो हमारे पास फेज़ 1 है रिटेन का, बच्चे वो तो हमारा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास फेज़ 2 आता है, जिसमें हम लोग को SRT देना होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। फेज़ 2 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट प्लस GD ग्रुप डिस्कशन, है ना। लेकिन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जो पूरा कॉमन का कॉमन जो क्वेश्चंस आता है वो बच्चे पूरा रीजनिंग बेस्ड होता है, ठीक है। तो रीजनिंग यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, और आपको फेज़ 2 में भी देना है, चाहे आप X ग्रुप दे रहे हो या Y ग्रुप दे रहे हो, आपको वहाँ पर भी फेज़ 2 में आपको रीजनिंग एक बार पुनः पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि आपको एक बार एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा रीजनिंग का सिलेबस क्या है, न्यूमेरिकल सीरीज़ क्या है। बच्चे नंबर सीरीज से सवाल बहुत आते हैं इसमें, कई बार ये 12, 13, 14, जैसे पिछले एग्जाम में इसमें 12 क्वेश्चंस आए थे, इसके पहले वाले में 13 क्वेश्चंस आएंगे, इसके पहले वाले में 14 क्वेश्चन आए थे, इसके पहले वाले में, सपोज कि वो चेंज होते रहते हैं, 1-2 क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल सीरीज, देखिएगा पहला न्यूमेरिकल सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है। बच्चे ये रीजनिंग वो नहीं है जो आप SSC बैंक रेलवे में जानते हैं, ये उससे भी छोटा है, लेकिन कॉमन सेंस पर आधारित होता है, ठीक है, कॉमन सेंस पर आधारित होता है, बहुत टफ रीजनिंग नहीं आती, बट
हम इसमें 100% अपना स्कोर कर सकते हैं। मतलब अगर ये 12 क्वेश्चंस आते हैं तो मैं 12 क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। रीजनिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स हम अपने यूट्यूब चैनल आवर कैरियर एजुकेशन पर भी मैंने डाल रखे हैं, ठीक है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। चाहे तो वो चूँकि एयरफोर्स और सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के, डिफेंस के एग्ज़ामों को लेकर के मैंने बनाए रखे हैं, ठीक है, तो आप धीरे धीरे उन वीडियो को भी देख सकते हैं, इसके आपका फ़ायदा होगा। ठीक, मैथमेटिकल ऑपरेशन हम समझ नहीं पाते ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है बच्चे। एज बेस्ड क्वेश्चंस होता है, जैसे माँ की आयु पिता की आयु से, है ना, तो ये जो अनुपात होता है, या बच्चे की आयु पिता की आयु से इतना अनुपात है इतना, ठीक है, तो जो ये रेशियो आयु बेस्ड, एज बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बच्चे मैथमेटिकल ऑपरेशन में आ जाता है। प्लस यहाँ पर देखिएगा नंबर रैंकिंग एंड टेंस, जिसको हम लोग रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, शायद यू नो अबाउट रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको बोलते हैं बैठ की व्यवस्था बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा आपके पेपर में, और 100% पूछा जाता है। असन आर्टिफिशियल वैल्यूज एंड मैथमेटिकल डिजिट, ठीक है, तो डिजिट से रिलेटेड जितने भी तरह के फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल आते हैं, आप जानते होंगे कि स्क्वायर बना करके उसमें भरने के लिए आते हैं सवाल, है ना, तो उस तरह की जितनी भी चीज़ होती है वो उसे ही बोलते हैं ना, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक सीक्वेंस दिया जाता है, जैसे 4 + 18 माइनस, है ना, 16 डिवाइड बाई, है ना, मल्टीप्लाई, इस तरह से करके दिया जाता है, और फिर बोला जाता है कि इफ़ प्लस इज़, है ना, इफ़ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स मल्टीपल। सपोज इस प्रकार से सिंबल्स का यूज़ किया जाता है कि उनको चेंज करने के बाद जो ऑपरेशन किया जाएगा उस सेंटेंस का आपको कैसे करना है, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। और देखेंगे इसमें और क्या क्या हमारे पास है। रीजनिंग में हमारे पास 2 सेक्शन है बच्चे, कौन कौन सा हमारे पास है, हमारे पास 2 सेक्शन है। एक तो है हमारे पास वर्बल रीजनिंग, दूसरा है एनालिटिकल रीजनिंग, और एक है हमारे पास लॉजिक रीजनिंग, और दूसरा हमारे पास पोर्शन होता है नॉन वर्बल फिगर वाले सवाल। तो रीजनिंग में 3 से 4 सवाल तो फिगर के आने कंपलसरी हैं, ठीक है, चित्र वाले सवाल आने अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आप देखिएगा ह्यूमन रिलेशन। अब हम समझ नहीं पाते, एयरफोर्स के बच्चे समझ नहीं पाते ये ह्यूमन रिलेशन क्या होते हैं रीजनिंग में। बच्चे ह्यूमन रिलेशन समझना नहीं, ह्यूमन रिलेशन इज अ कॉल्ड ब्लड रिलेशन, है ना। नॉर्मल क्या होता है, रक्त संबंध जो टॉपिक होता है उसे ही हम ह्यूमन रिलेशन बोलते हैं, उसी से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एनी एग्जाम्स, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग। बट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट, आपको कम से कम अल्फ़ाबेट की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, सारा का सारा उसी पर। और कोडिंग डिकोडिंग इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको तैयार कर लेते हो तो आपका बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बेहतर हो सकती हैं। इसमें किस तरह के सवाल आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में बच्चे, कोडिंग डिकोडिंग में सवाल आते हैं जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, अल्फ़ाबेट कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अल्टरनेट ऑर्डर पे, कॉन्स्टेंट ऑर्डर में, है ना, लेटर टू डिजिट, डिजिट टू लेटर, लेटर टू सिंबल, है ना। सो कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, जैसे रेड इज कॉल टू ग्रीन, ग्रीन इज कॉल टू येलो, येलो इज कॉल टू, है ना, इस टाइप के सवाल भी बनते हैं इसमें। तो आपको समझने की ज़रूरत है बच्चे, इन सारे टॉपिक को बच्चे हम अपने यूट्यूब चैनल पर करवा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे करवा रहे हैं। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर बने रहें, हमारे इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें अपने लोगों के साथ, ताकि उनको बेहतर तरीके और सही चीज़ उन तक पहुँच पाए। दूसरी चीज़ म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिलेशंस प्रॉब्लम बच्चे वही है, रिलेशंस के फॉर्म अलग अलग हैं, है ना। बेसिक अगर आपको ब्लड रिलेशन आता है तो आप इन तीनों टॉपिक को आप बेहतर तरीके से कर सकते हो, जैसे टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशंस, ठीक है बच्चे, वो उससे बड़ा है, वो उससे छोटा है बच्चे, ये रैंकिंग का एक पार्ट है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उनके जो हम लोग टॉपिक पढ़ाते हैं ना, उस टॉपिक में जो सीक्वेंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया सपोज मान लो रैंकिंग में पहले मैं पढ़ा रहा हूँ पोजीशन, चेंज इनटू पोजीशन। तो अगर हम चेंज इनटू पोजीशन पढ़ा रहे हैं, दूसरे में हम पढ़ा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम आपको पढ़ा रहे हैं, तो टाइम से सीक्वेंस रिलेटेड सवाल पढ़ा रहे हैं। तीसरा हम आपको पढ़ा रहे हैं लेंथ बेस्ड क्वेश्चंस। इन्होंने क्या किया, लेंथ बेस्ड क्वेश्चंस को क्या लिख दिया है, टॉलेस्ट यंगेस्ट एंड रिलेशन, समझ पा रहे हैं। जैसे हीना मीना से छोटी है, टीना रीना से छोटी है, या ईना मीना से बड़ी है, सब कुछ इस प्रकार के जो सवाल आपको देखने देते हैं वो बच्चे यही सवाल होते हैं, ठीक है। डिक्शनरी वर्ड बच्चे, ये डिक्शनरी वर्ड्स क्या होता है जेंटलमैन, ये डिक्शनरी वर्ड का मतलब होता है बच्चे डिक्शनरी वर्ड्स एंड एक होता है कि फाइंड द पेयर नंबर ऑफ ग्रुप्स, है ना, युग्म ज्ञात करना, पेयर्स फाइंड करना। और ये क्या होता है डिक्शनरी वर्ड, 4-5 आपको वर्ड्स दे देते हैं, 4-5 वर्ड्स देने के बाद बच्चे इसमें बोलते हैं कि आपको कि इसमें से कौन सा वर्ड सबसे पहले डिक्शनरी में मिलेगा, उसके बाद कौन सा मिलेगा, तीसरे स्थान पे कौन सा मिलेगा, फोर्थ पोजीशन पे कौन सा मिलेगा, मतलब फाइंड द पोजीशन ऑफ
है ना, डिक्शनरी वर्ड्स, है ना, कोई भी वो देगा उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं लाइक, है ना, लेक, शेयर, कुछ भी, तो अब आपको एल पहले मिलेगा कि एस की सीरीज मिलेगा, तो देन यू कैन फाइंड इट कि डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन बच्चे, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन इज गोइंग ऑन जीके एंड जीएस बेस्ड, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है जीके एंड जीएस बेस्ड। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर मान लीजिए मैंने इस प्रकार से समझाया है कि इलेक्ट्रॉन का संबंध थॉमसन से है, जे थॉमसन से है, ऐसे समझ लो। इलेक्ट्रॉन का, है ना, थॉमसन से है, तो आपसे पूछ लिया प्रोटॉन का संबंध किससे होगा बच्चे। तो जब आपको रिलेशन पता होगा कि ये इसका संबंध क्या है, ये खोज करता है उसके, तो प्रोटॉन का खोज करता कौन होंगे, आप उसको बता पाएंगे। या फिर इस प्रकार से दे देगा कि 4 ऑप्शन देगा, फाइंड द ऑड। कैसे 4 ऑप्शन देगा, कहेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और रदरफोर्ड। कहेगा इन चारों में डिफरेंट कौन है, अलग कौन है, तो आप बोलेंगे रदरफोर्ड। क्यों? क्योंकि ये तो नाभिक में पाए जाने वाले पार्ट्स हैं, ये नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसे बोलते हैं क्या, एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन। इस प्रकार के सवाल क्लासिफिकेशन और एनोलॉजी में बनते हैं। ये भी 3 तरह के बनते हैं, वर्ड बेस्ड, है ना, इसमें क्या डिजिट बेस्ड, वर्ड बेस्ड एंड लेटर बेस्ड। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते समय इन सारी चीज़ों का बेहतर तरीके से समझ होनी चाहिए बच्चे। अब हमारे पास एक पोर्शन और आता है बच्चे, यहाँ पर देखिएगा नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग बच्चे देख रहे हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर आप नॉन वर्बल रीजनिंग को देख रहे हैं तो नॉन वर्बल रीजनिंग में देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर के, कौन कौन से, जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज, है ना। एक बच्चे टॉपिक नहीं है जिसको हम लोग फिगर काउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिगर काउंटिंग। चित्र दिया जाता है, बोलो इसमें कितने ट्राइंगल है, बोलो इसमें कितने स्क्वायर है, बोलो इसमें कितने रेक्टेंगल है। इसको भी आपको फाइंड करना बहुत आसान है और बेहतर तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वीडियो में बनाएंगे और वीडियो आप देख सकते हैं उसको। एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, इसमें फिगर से सवाल आते हैं बच्चे, फिगर से सवाल आते हैं। और फिगर से सवाल का मतलब ये होता है कि आपको वाटर इमेज, मिरर इमेज, कंप्लीट द फिगर, है ना। इसके बाद आपको पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग आनी चाहिए, है ना, फाइंड द ऑड, ठीक है, सीरीज आपको पूछा जाता है। तो इसमें फिगर से रिलेटेड सवाल होते हैं। इसमें आपको केवल ऑब्जर्वेशन को बेहतर करना होता है, इसमें केवल ऑब्जर्वेशन को बेहतर करना होता है, याद रखिएगा, केवल ऑब्जर्वेशन को बेहतर करना होता है। नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग आप ध्यान रखिएगा। नंबर कोडिंग का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर नंबर्स के अकॉर्डिंग कोड किए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए नंबर पजल्स क्या होती है। नंबर पजल्स का मतलब होता है गेम होता है, बिल्कुल नंबर भरना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स सवाल होते हैं, ठीक है। तो टोटली आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा अगर मैं देखूँ इसको, तो इसको मैं 5 चैप्टर में देखता हूँ। एक तो हमारे पास फिगर, चित्रों में फिगर आपको बेहतर करना है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके डन हो जाएंगे। एक ब्लड रिलेशन बेहतर करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन क्लियर करने हैं, नंबर क्लियर करने हैं, नंबर सीरीज पढ़ने हैं, नंबर्स, है ना, देख रहे हैं जितने नंबर से रिलेटेड हैं सब कुछ वही है। ऑड एंड जो ऑड मैन आउट लिखा हुआ है देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि 4 में से अलग कौन है, 4 में से अलग कौन है, 4 में से अलग कौन है। जो भी 4 चीज़ें दी जाए उनमें से डिफरेंट कौन है, दिस इज द ऑड इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन एज वेल एज, ठीक है। तो वो भी सेम टू सेम चीज़ें, वही चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी इजली कि ये क्या है और किस तरह से हमको रीजनिंग के सिलेबस को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है। हम लोग बेसिकली इसी पे फोकस करते हैं और हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं इन्हीं पर फोकस करते हैं, ताकि हमारा बच्चा जो भी 15 से जो भी 12, 13, 14 जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेहतर तरीके से उनको कर पाएँ बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास एक पार्ट और है, हमारे पास मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं जो जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैथमेटिक्स के नाम पर उन्होंने पूरा SSC पढ़ा दिया, उन्होंने मैथमेटिक्स के नाम पर आपको रेलवे पढ़ा दिया, ठीक है। वो बच्चे नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है। आपके पास एक सेलेक्टेड चैप्टर है, सेलेक्टेड चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है। आप भी इंटर पढ़े हो, इंटर में ये सारे टॉपिक नहीं होते हैं, वो जानता है, एग्जामिनर आपको जानता है कि इसके पास सारे टॉपिक्स नहीं होते, बच्चा कहाँ से पढ़ के आएगा। उसके पास हाई स्कूल की बेसिक समझ होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाई स्कूल की बेसिक समझ, ठीक है। उसी के बेस पर सवाल बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मैथमेटिक्स में आप देख पा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इट्स वेरी इजी कि A अनुपात B 2:3 और B अनुपात C 3:4 एंड C अनुपात D। आपसे पूछ रहा है ABCD का अनुपात बताइए, रेशियो आपको आना चाहिए, है ना। अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है कोई भी रेशियो आपको दिया जाए वो कभी भी चेंज नहीं होता है, उसका केवल फॉर्मेट चेंज होता है ना। रेशियो आना चाहिए। एवरेज, औसत निकालना, कि आप अगर मान लीजिए एक हफ्ता होता है, आप एक दिन में आप 5 घंटे पढ़ते हो, किसी दिन 6 घंटे पढ़ते हो, किसी दिन 2 घंटे पढ़ते हो, किसी दिन बीमार हो गए नहीं पढ़े, तो अगर मैं देखूँ पूरे वीक का तो आपने कितना पढ़ा, तो पूरे वीक का आपका एवरेज निकल के आता है कि आप 3 ही घंटे पर डे निकल पा रहा है। तो एवरेज टॉपिक होता है, एवरेज आपका कॉमन सेंस पर आधारित होता है। विद इन सेकंड हम लोग पढ़ा सकते हैं और मतलब पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है।
एलसीएम और एचसीएफ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी। कक्षा 8-9 में आपने पढ़ा, इसका थोड़ा सा बेहतर तरीके के सवाल आते हैं, बेहतर तरीके से मैं आपको बाद में रिकमेंड कर दूंगा, कुछ बुक्स आपको रिकमेंड कर दूंगा एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, आप उनको करके जाइए। आपका 50 में 45 नंबर लाने की गारंटी मैं बोल रहा हूँ। उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका 50 में 45 नंबर आपका 100% आएगा। और आपको पता कट ऑफ कितनी हमें जाती है, 30-35 नंबर तक। तो अगर आप 40 प्लस लाते हैं तो आपका ऑल इंडिया कट ऑफ में हमेशा बना रहने आपका चांसेस लगातार रहेगा। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, आपको ट्रेन नाव धारा वाले सवाल आने चाहिए, आपको परसेंटेज आना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थमेटिक्स के लिए आपको परसेंटेज की तो बहुत इंपॉर्टेंस है ना। इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शंस, है ना। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग बटे के सवाल आप बचपन से पढ़ के आए हो, आज वहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे सवाल बन रहा है, थोड़ा ठीक ठाक कैलकुलेशन दिया जा रहा है कि आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप कैलकुलेशन में ठीक ठाक हैं कि नहीं है। आपको टेबल अगर पहाड़ा आता है, आपको जोड़ घटाना ठीक ठाक से आता है तो आप इनको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बस ये कि आपको एक बार क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना पड़ेगा, किस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन। गॉट इट। सिंपल टिग्नोमेट्री। अब आपको टिग्नोमेट्री के नाम पर बच्चे को लगता है यार मैंने तो मैथमेटिक्स में इंटर में मैथ भी अच्छे से नहीं पढ़ी थी, मैं वाई ग्रुप में जा रहा हूँ, मेरे को टिग्नोमेट्री आती नहीं। अरे बच्चे, टिग्नोमेट्री आपको वो टिग्नोमेट्री से बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। टिग्नोमेट्री की बात करें बेटी, वेरी सिंपल टिग्नोमेट्री कि आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू पता है कि नहीं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 पता है कि नहीं, सर्वसमिका पता है कि नहीं आपको। कम से कम आपको लाल बटे कक्का तो पता होगा ना, जो हिंदी मीडियम के लाल बटे कक्का तो पता होगा कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना। जो बेसिक है उसके बेस पर सवाल बनता है, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू ही पूछ लेता है, कहता है बताओ साइन 30 का मान बताओ, कॉसिक 45 का मान बताओ, तो कम से कम डायरेक्ट हमको आंसर आने चाहिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब आपको लगता है सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे बताएंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम का मतलब हो रहा है एरिया सीधा क्षेत्रफल से, मेंसुरेशन से रिलेशन है। मेंसुरेशन आप जानते हैं बेसिकली 2 पार्ट में, क्या 2D एंड 3D। 2D में क्या क्या आता है आपको पता ही होगा। 2D में हमको त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना, स्क्वायर, क्यूब, है ना, जो आप जानते हैं स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, सॉरी स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, क्वाड्रिलेटरल्स जितने प्रकार के होते हैं उन सब के बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना, कि ट्रायंगल्स क्या हैं, ट्रायंगल्स के प्रकार क्या हैं, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होता है, समझ पा रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ना। तो एंगल्स आपको पता होने चाहिए। छोटी छोटी इसकी प्रमेय होती है कि कोई भी तीसरा कोण 2 कोणों के योग के बराबर हो, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू ट्राइंगल्स, है ना। तो तीनों कोणों का योग अगर 180 है तो हम उसके क्या बोलते हैं, ट्राइंगल्स बोलते हैं। ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती हैं। मतलब बेसिक आपको नॉलेज होना कंपलसरी है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसी तरह 3D में भी आपको घन घनाभ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। मान लीजिए बेलन का फार्मूला पूछ लेगा, बेलन का आयतन, बेलन का क्षेत्र आयतन बताइए, तो कम से कम पाई आर स्क्वायर एच तो पता ही होना चाहिए कि भाई यहाँ क्षेत्रफल इंटू हाइट होता है उसका। बेसिक बेसिक चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रोबेबिलिटी इट्स पॉसिबिलिटी, ठीक है, आप ऐसे समझ लो। और बहुत आसान है, जब आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रहा, इतनी बात तो हमारी क्लियर होगी। एट लास्ट में आता है जीके एंड सीए एंड करंट अफेयर्स। बच्चे, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, सर्वप्रथम आप जिस चीज़ की भी तैयारी करते हो, कम से कम जहाँ भी रहते हो, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो तो न्यूज़पेपर कंपलसरी कर दो पढ़ना। पहली चीज़, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से आप रेगुलर आप उनसे कनेक्शन में रहोगे। आपको उसको याद नहीं करना होगा, वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। न्यूज़पेपर एक कंपटीटर के लिए, चाहे वो एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करे, एक्स ग्रुप की तैयारी करे, किसी भी चीज़ की तैयारी करे, न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, अनदर एग्जाम, बट कंपटीशन के कोई भी एग्जाम के लिए और सभी लोगों के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जनरल साइंस, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगी कि सर ये क्या है, इतना सारा सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करेंगे बच्चे। तो अब आपको इतना कंप्लीट कैसे करना समझ लो। जनरल साइंस का मतलब होता है कि आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, अगर वो उसने पूछ लिया कि भाई बताओ गाड़ी में जो शीशा लगाया जाता है पीछे के चीज़ों को देखने के लिए, वो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेंस होता है ना, कॉन्केव होता है, जो भी होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो कम से कम बेसिक आपको पता होना चाहिए। बल का मात्रा क्या होता है पता होना चाहिए आपको।
कार की यूनिट्स क्या होती है, वर्क की यूनिट्स क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि बेसिक चीज़, न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, है ना, ग्रेविटी क्या होती है आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में आपको कम से कम, पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हुए तो बच्चे आप कॉपी में लिख लीजिएगा। पहले अवार्ड्स आपको पता होने चाहिए, है ना। इसके बाद आपको दिवस पते होने चाहिए कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है ना, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। इस तरह दिवस आपको क्लियर होने चाहिए, और राजधानियाँ आपको पता होनी चाहिए, है ना। इसके बाद मुद्राएं पता होना चाहिए। आसपास के एशिया से रिलेटेड जितने देश हैं हमको पता होने चाहिए, कम से कम कुछ अच्छे देश पता होने चाहिए, जो जहाँ जहाँ हमारे मोदी जी जाते हैं आप जान ही रहे हैं, है ना, वो खुद ही जीके बना के आते हैं। जहाँ जाते हैं वो इनको देखे रहो कि कहाँ जा रहे हैं बच्चे, वो खुद ही जीके बना के आते हैं, सवाल वहीं से आता है। और थोड़ा नज़र इधर उधर रखना है, पुस्तकों के नाम आपको पता होने चाहिए, फेमस पुस्तकों के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस में क्या क्या चीज़ें, नई नई टैंक आ रहे हैं, नए नए लड़ाकू विमान आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, विंग्स कितने हैं, कमांडर कौन है ना, उन थल सेना अध्यक्ष कौन है, वायु सेना अध्यक्ष कौन है, उनके नाम पता होने चाहिए, विंग्स पता होने चाहिए, ना। इस प्रकार की चीज़ें आती है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड कम से कम, जैसे पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ, बाबर, है ना, ताजमहल किसने बनाया, कुतुबुद्दीन कहाँ स्थित, समझ पा रहे हैं, हमारे कुतुब मीनार जो है कहाँ स्थित है, इंडिया गेट कहाँ है ना। तो इस प्रकार के जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आप कंप्यूटर में आपको बेसिक आना चाहिए, है ना। तो ये हमारा एक जीके का पार्ट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज पूरा सिलेबस कि बच्चे मुझे ये तैयार करना है। अब आप अगर कोचिंग सेंटर में कहीं कोचिंग कर रहे हैं, आप जहाँ भी जो पढ़ रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इसी तरह का कुछ पढ़ना है। हम इसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हैं ताकि हमारा कहीं भी पेपर अप डाउन हो तो बेहतर हो। जैसे पिछली बार का पेपर काफ़ी अच्छा रहा, रीजनिंग के सवाल काफ़ी अच्छे रहे, तो जो अदर थोड़ा सा या स्ट्रॉन्ग टीचर से पढ़ रहे थे वही बच्चे निकाल पाए, अदरवाइज़ कोई 29 नंबर्स नहीं ले पाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स और वाई दोनों में फंस के रह जाते हैं। बच्चे, मैं कहूँगा कि आप कम से कम एक बार डिसाइड करो कि मेरे को एक्स देना है, वाई देना है, डिसाइड करके जाओ। वाई देना है तो फोकस हो जाओ और दो वाई ग्रुप, ऐसा दो कि आपको कम से कम 70% लाना है। और केवल 70% नहीं, क्योंकि फेज़ 2 में भी वाई ग्रुप वालों का जल्दी सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि फेज़ 2 में फेज़ 1 वाली सारी चीज़ें फिर से उनको काम आती है, जबकि एक्स वालों को दोबारा फिर से रिकॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे, आज आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप कि इन सारी चीज़ों से आपका फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो के सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए वो आपको पसंद आ रहे हैं, तो एक बार आप अपने ग्रुप्स में अपने लोगों तक शेयर करवा दें। अगर आप 5 बच्चे को भी हमारे चैनल से जोड़ेंगे तो हम ये मानेंगे कि हमारी ये जो मेहनत है ये सार्थक हो रही है, ठीक है। सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ठीक है। आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो और भी डिमांड होगा। अगर आपको कोई किसी भी तरह के टॉपिक या किसी भी चीज़ को लेकर के टॉपिक के बारे में आपको चाहिए कि मुझे सर ये टॉपिक पे अगर कुछ मिल जाता वीडियो तो मैं कुछ बेहतर कर पाता, तो आप उसको मैसेज करिए, कमेंट्स करिए, हम आप पे ज़रूर उस सारी चीज़ों पर हम अमल करेंगे और उस तरह के वीडियो हम आप तक पहुँचाएँगे। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।